आज की डेली ब्रीफ के एपिसोड में मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाया हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा सेबी की एल्गो ट्रेडिंग पर नई ड्राफ्ट सर्कुलर के बारे में, जो उसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा इंक्लूसिव बना सकती है। और फिर हम डिस्कस करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज की बढ़ती हुई डेट प्रॉब्लम को। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाला। आज है ट्यूसडे 17 दिसंबर। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रनडाउन। पहला हाईलाइट है एल्गो अप्रूवल। हर एल्गो को डिप्लॉय करने से पहले ब्रोकर्स को स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेना होगा। हर अप्रूव्ड एल्गो को एक यूनिक आइडेंटिफायर मिलेगा जो ट्रेसेबिलिटी और ऑडिटेबिलिटी इंप्रूव करेगा। सेबी ने एल्गोस को दो टाइप में भी डिवाइड किया है। व्हाइट बॉक्स एल्गोस जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जहां यूजर्स को एल्गो का लॉजिक पता होता है और उसे रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। और ब्लैक बॉक्स एल्गोस जो प्रोप्राइटरी और ओपेक होते हैं और ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस के लिए होते हैं। सेबी इन पे कड़ी नज़र रखेगा। एल्गो प्रोवाइडर्स को रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर रजिस्टर करना होगा और डिटेल रिपोर्ट्स मेंटेन करनी होंगी। रिटेल एल्गोस को लेके भी कुछ रूल्स प्रपोज किए हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स अगर अपने एल्गो बनाते हैं तो उन्हें ब्रोकर्स के थ्रू रजिस्टर करना होगा। ये एल्गो सिर्फ पर्सनल या फैमिली ट्रेडिंग के लिए यूज हो सकते हैं। सेबी ने एपीआई ऑथेंटिकेशन भी मांगा है। जो ब्रोकर्स एपीआईज ऑफर करते हैं उनको स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेथड्स जैसे 2 फैक्टर वेरिफिकेशन यूज करना होगा। मतलब एपीआई एक्सेस सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स की यूनिक कीज के साथ अलाउड होगा। सेबी एग्जीक्यूशन के बाद भी मॉनिटरिंग जारी रखेगा। स्टॉक एक्सचेंजेस एल्गो ट्रेड्स को एग्जीक्यूशन के बाद मॉनिटर करेगा और मैल फंक्शनिंग एल्गोस को किल स्विच के यूज करके रोक सकते हैं। ब्रोकर्स को एल्गो और नॉन एल्गो ऑर्डर्स को क्लियरली डिस्टिंग्विश करना होगा। अब इंडिया में एल्गो ट्रेडिंग का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। एल्गो ट्रेडिंग इंडिया में 2008 में स्टार्ट हुआ जब सेबी ने डायरेक्ट मार्केट एक्सेस यानी डीएमए इंट्रोड्यूस किया। इसके थ्रू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ब्रोकर्स के बिना डायरेक्टली एक्सचेंज सिस्टम्स में ऑर्डर्स प्लेस कर सकते थे। इससे ऑर्डर एग्जीक्यूशन तेज होता था और ट्रेडर्स को बेहतर कंट्रोल भी मिलता था। फिर एनएसई जैसे एक्सचेंजेस ने को लोकेशन सर्विसेज शुरू की, जहां ट्रेडर्स अपने सर्वर्स एक्सचेंज सिस्टम के पास लगा सकते थे, जिससे एग्जीक्यूशन डिलेज और कम हुए। शुरुआत में एल्गो ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस तक लिमिटेड थी, जैसे म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स और प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क्स। फिर 2012 में सेबी ने पहली बार एल्गो ट्रेडिंग के लिए गाइडलाइंस इशू की थी, जो रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट मैनिपुलेशन रोकने पे फोकस थी। एपीएस के आने से रिटेल ट्रेडर्स को खुद के एल्गोरिदम्स ट्रेडिंग सिस्टम्स के साथ कनेक्ट करने का मौका मिला। प्लेटफॉर्म्स ने एल्गो स्ट्रैटेजीज बिल्ड और टेस्ट करना सिंप्लीफाई कर दिया, कोडिंग की ज़रूरत के बिना। 2021 में सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया जो अनरेगुलेटेड एल्गो प्लेटफॉर्म्स के रिस्क को एड्रेस करता था। इसमें हर एल्गो को प्री अप्रूव करने और कंप्लायंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रोकर्स पर डालने का प्रपोजल दिया गया। ये रिटेल एल्गो ट्रेडिंग को रेगुलेट करने की पहली कोशिश थी। फिर 2022 के एक सर्कुलर से सेबी ने ब्रोकर्स और अनरेगुलेटेड एल्गो प्लेटफॉर्म्स के पार्टनरशिप्स बैन कर दिए। ये प्लेटफॉर्म्स प्री बिल्ड स्ट्रैटेजीज के लिए पॉपुलर हो रहे थे और गारंटीड प्रॉफिट्स का प्रॉमिस करके मिसलीडिंग क्लेम्स करते थे। सर्कुलर ने परफॉर्मेंस क्लेम्स पर बैन लगाया और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की डिमांड की। एल्गो ट्रेडिंग के साथ स्पीड और एफिशिएंसी आती है, पर कुछ रिस्क्स भी होते हैं। सबसे पहला रिस्क है मैनिपुलेशन। स्पूफिंग जैसे टैक्टिक्स का मिसयूज हो सकता है, जहां फेक ऑर्डर्स प्लेस करके प्राइसेस मैनिपुलेट किए जाते हैं। टेक्निकल फेलियर्स का भी रिस्क है। पोorly डिजाइन एल्गोरिदम्स मैल फंक्शन कर सकते हैं, जो फ्लैश क्रैशेस और मार्केट डिसरप्शन के रीजन बन सकते हैं। यही वजह है कि सेबी कड़ी नजर रख रहा है और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। अब चलते हैं दूसरी स्टोरी पर। इमर्जिंग मार्केट्स $29 ट्रिलियन के डेट में डूब रहे हैं और हर साल $850 बिलियन सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए जा रहे हैं। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि डेवलपिंग कंट्रीज का पब्लिक डेट डेवलप कंट्रीज के कंपैरिजन में डबल स्पीड से बढ़ रहा है। ये सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है, ये वो नंबर है जो आपकी कैलकुलेटर को एरर मैसेज दिखाने पे मजबूर कर दे। पर डेट को अल्टीमेट विलन डिक्लेयर करने से पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में कई और चीजों की तरह डेट भी इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। तो भला डेट है क्या? डेट अपने आप में बुरा नहीं होता।
इसे कॉफी की तरह देखिए, मॉडरेशन में परफेक्ट है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो स्लीपलेस और रेस्टलेस नाइट्स की वजह बन सकता है। असल में डेट अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। डेवलप नेशंस जैसे यूएस और जापान डेट का यूज प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स के लिए करते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग में। ये इन्वेस्टमेंट्स इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्यूल करते हैं और इन कंट्रीज को लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग बनाते हैं। जब तक उनकी इकोनॉमीज इंटरेस्ट पेमेंट से ज़्यादा तेज ग्रो करती है, तब तक उनका डेट जोन सेफ होता है। यूएस के पास 33 ट्रिलियन डॉलर्स का डेट है और जापान का डेट टू जीडीपी रेशियो 250% है। फिर भी इन्वेस्टर्स उनकी चिंता नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनकी इकोनॉमीज लार्ज, स्टेबल और स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड वाली है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज का केस अलग है। इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए डेट सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक क्रशिंग वेट है। डेवलपिंग कंट्रीज के पास ग्लोबल पब्लिक डेट का सिर्फ 30% है, जबकि यहाँ दुनिया की करीब 80% पॉपुलेशन रहती है। इसका मतलब ये है कि इनका डेट एब्सोल्यूट टर्म्स में छोटा लग सकता है, लेकिन इसका बर्डन डिस्प्रपोर्शनेट है। एग्जाम्पल के लिए 54 डेवलपिंग कंट्रीज अपने रेवेन्यू का 10% सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए खर्च करती है, और इसमें से आधे से ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रीज हैं। श्रीलंका और यूएस का एक अजीब एग्जाम्पल भी देखिए। यूएस श्रीलंका से 330 गुना ज़्यादा डेट ओ करता है, फिर भी श्रीलंका रिस्कियर माना जाता है। क्यों? क्योंकि श्रीलंका का ज़्यादातर डेट पुराने लोन रीपे करने में लगता है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोनॉमी बूस्ट करने में नहीं। और इसका एक डेवास्टेटिंग रिपल इफेक्ट होता है। काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज डेट सर्विसिंग पे ज़्यादा खर्च करती है हेल्थ और एजुकेशन के मुकाबले। एग्जाम्पल के लिए अफ्रीका में डेट इंटरेस्ट के लिए पर कैपिटा स्पेंड $70 है, जबकि हेल्थ स्पेंडिंग सिर्फ $39 है। ये सिर्फ अनसस्टेनेबल ही नहीं, ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी है। तो डेवलपिंग नेशंस का डेट इतना हैवी क्यों लगता है? इसके पीछे एक ही रीज़न है, ब्रोकन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। इस सिस्टम के कारण इमर्जिंग नेशंस को ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। पहला, स्काई हाई बोरोइंग कॉस्ट्स। इमर्जिंग मार्केट्स 2 से 12 टाइम ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स पे करते हैं डेवलप नेशंस के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इन्हें रिस्की कंट्रीज माना जाता है और इन्वेस्टर्स को इस बड़े रिस्क के लिए ज़्यादा रिटर्न चाहिए होता है। दूसरा प्रॉब्लम है फॉरेन क्रेडिटर्स पे डिपेंडेंस। इन कंट्रीज के पास लिमिटेड डोमेस्टिक सेविंग्स होती है, इसीलिए ये फॉरेन क्रेडिटर्स पर डिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ एक शर्त है, ये डेट हार्ड करेंसीज जैसे यूएस डॉलर में रीपे करना पड़ता है। इसका रिजल्ट, डेवलपिंग कंट्रीज अपने एक्सपोर्ट रेवेन्यू का कम से कम 6.3% डेट सर्विस करने में ही लगा देती है। तीसरा प्रॉब्लम है प्राइवेट क्रेडिटर्स और इनके स्ट्रिक्ट डिमांड्स। डेवलपिंग नेशंस के एक्सटर्नल डेट का 61% प्राइवेट क्रेडिटर से लिया गया है, जैसे बैंक्स, हेज फंड्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये लेंडर्स ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और डेट रीस्ट्रक्चरिंग में नेगोशिएट करना मुश्किल बना देते हैं। इनका फोकस इकोनॉमिक रिकवरी नहीं, सिर्फ पैसा कमाना होता है। तो अब आगे का रास्ता क्या है? यूएन की 2024 वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करती, सोल्यूशन भी देती है। रिपोर्ट का रोड मैप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फाइनेंसिंग पर फोकस्ड है, इन 3 की एक्शन के साथ। पहला, डेट कॉस्ट रिड्यूस करना और अफोर्डेबल फाइनेंसिंग ऑप्शंस प्रोवाइड करना। दूसरा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्केल अप करना और इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट एक्शन जैसे एरियाज में फोकस करना। और तीसरा, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम इंप्रूव करना और डेवलपिंग नेशंस को भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड करना। बात यह है कि अगर डेट सही तरीके से यूज किया जाए तो ये एक पावरफुल टूल बन सकता है, पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बिना करंट सिस्टम उन सेक्टर से रिसोर्सेज खींचता रहेगा जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और क्लाइमेट इनिशिएटिव्स। तो जब अगली बार कोई कहे कि डेट खराब है तो उनसे पूछे किसका डेट, क्योंकि यूएस के लिए ये एक सुपर पावर फ्लेक्स है, पर श्रीलंका या नाइजीरिया के लिए ये एक फुल ब्लोन क्राइसिस है। और अगर ग्लोबल लीडर्स ने ये इम्बैलेंस जल्दी ठीक नहीं किया तो हम एक और ज़्यादा डरावना क्वेश्चन पूछने को मजबूर हो जाएंगे। डेट जब हैंडल करना इम्पॉसिबल हो जाए तो क्या होगा? तो ये थी आज की कहानियाँ। अब चलते हैं टिडबिट्स पर। पहला, इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड जनवरी 2025 तक रिलायंस कैपिटल का 9,861 करोड़ रुपीस का एक्विजिशन फाइनलाइज करने वाली है, जो इंडिया के एक बड़े आईबीसी केस को रिजॉल्व करेगा। इस डील में 2026-27 तक डेट रीपेमेंट और सब्सिडरीज की स्ट्रेटेजिक लिस्टिंग शामिल है, जो इंडसइंड के फाइनेंशियल सेक्टर में फुटप्रिंट को और स्ट्रांग बनाएगा। दूसरा,
अपोलो टायर्स नेचुरल रबर की शॉर्टेज और प्राइस वॉलेटिलिटी को टैकल करने के लिए रिसाइकल्ड रबर और बायो बेस्ड मटेरियल्स अडॉप्ट कर रहा है और 2030 तक 40% सस्टेनेबल सोर्सिंग का टारगेट सेट किया है। ये शिफ्ट नेचुरल रबर पे डिपेंडेंस कम करेगा, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी गोल्स के साथ अलाइन करेगा और कॉस्ट प्रेशर को मिटिगेट करेगा। और फाइनली इंडिया के प्राइवेट सेक्टर का परचेज मैनेजर्स इंडेक्स या पीएमआई दिसंबर 2024 में 60.7 तक सर्ज कर गया, जिसे सर्विसिंग और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ ने ड्राइव किया। एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया और इन्फ्लेशन के ईज होने से इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स बेटर हुए, जो 2025 के लिए रोबस्ट मोमेंटम सिग्नल करता है। तो ये थी आज की बड़ी कहानियां। मैं हूं रोहित अग्रवाला और ये था द डेली ब्रीफ। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में।